हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज। और इसी पार सीरीज के माध्यम से हम सभी ने यूट्यूब पर पहली बार संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को यहां पर पढ़ने का प्रयास किया है। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट किया था, तो प्रैक्टिस सेट 16 तक कंप्लीट पढ़ा। यदि आप लोगों ने पहले की क्लासों को नहीं पढ़ा है तो हमने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप सभी रेलवे के जीके जीएस को यहां पर पढ़ सकते हैं। अब बारी यहां पर प्रैक्टिस सेट 16 की होगी। और यदि हमारा कोई भाई, छोटा है बड़ा भाई, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा, पार सीरीज में आज की क्लास का जो पहला प्रश्न मुझे क्या देखने को मिलेगा। हम लोगों को यहां पर दिया है, भारत में लौह अयस्क में निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। यानी हमें लौह अयस्क में सर्वाधिक भंडार पूरे भारतवर्ष में कहां पर, मतलब कौन से लौह अयस्क का देखने को मिलेगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट का हमें प्रकार देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जब भी भारत में लौह अयस्क की बात होगी तो भारत में जब हम लोग बात करेंगे लौह अयस्क के बारे में, तो आप सभी जानेंगे कि आपको दो प्रकार के लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार देखने को मिलेंगे। आप लोगों को हेमेटाइट के भंडार देखने को मिलेंगे भारतवर्ष में, हेमेटाइट के साथ आप लोगों को मैग्नेटाइट, यहां पर मैग्नेटाइट, इन दोनों के भंडार आप लोगों को देखने को पूरे भारतवर्ष में मिलेंगे। जब यहां पर केवल यहां पर जो आप लोगों का राइट आंसर होना था, यानी ऑप्शन नंबर डी, यदि मैं आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई बनाता हूं तो यहां पर आप लोगों का ए और बी दोनों यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था। यदि यहां पर ए और बी दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम लोग केवल आपके ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, क्योंकि ये हमें थोड़ा ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले सेकंड प्रश्न की ओर। और जो सेकंड प्रश्न आप लोगों को आज की क्लास का जो दे के रखा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विषम विषय भारतीय संविधान की समवर्त सूची के संबंध में नहीं है। कौन सा संबंध सूची के संबंध में नहीं है। पहले आप सभी को याद होना चाहिएगा, जब हम भारतीय संविधान में या आपकी अनुसूचियों को पढ़ते हैं तो अक्सर हम लोग यहां पर प्रश्न पढ़ते हैं कि वर्तमान भारत की यदि हम लोग बात यहां पर करेंगे तो हमें 12 हम लोगों को यहां पर अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। और वही अनुसूचियों में जो आप लोगों की 7वीं अनुसूची देखने को मिलेगी, यही सूची में सबसे पहले क्या दिया गया है, तो यहीं पर शक्तियों का विभाजन दिया गया। क्या दिया गया? शक्तियों का विभाजन की प्रक्रिया सबसे पहले यहीं पर बात कही गई। और यहीं पर सबसे पहले आप सभी यह जानेंगे कि हमें यहां पर आप लोगों का केंद्र सूची, हम लोगों को यहां पर क्या क्या दिया गया है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों को यहां पर संघ सूची का प्रावधान दिया गया है, हमें राज्य सूची का प्रावधान दिया गया है, और हम लोगों को यहां पर समवर्त सूची, कौन सी सूची? समवर्त सूची का प्रावधान दिया गया है। देखिए, संघ सूची वो सूची होगी जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची वो सूची होगी केवल जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, तो यहां पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्त सूची वे सूचियां होती हैं कि जब जब भी यहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस सूची पर कानून बनाती, उसे समवर्त सूची हम लोग बोलते हैं। यानी यहां पर दरअसल केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून का निर्माण करती हैं। और इस परिस्थिति में जब समवर्त सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम कानून बनाती किसी विषय के ऊपर, यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट खड़ा होता है तो याद रखिएगा केंद्र सरकार का नियम यहां पर मान्य होता है। और कुछ वैसे विषय जो इन दोनों सूचियों में नहीं लिखे गए, वैसे विषय आप सभी जानेंगे आपकी अवशिष्ट सूचियों में, या आपकी अवशिष्ट सूचियों में यहां पर लिखे गए। और या आपकी अवशिष्ट सूचियों पर संसद का या आपका एकाधिकार हमें देखने को मिलता है। तो पूरे भारतीय संविधान में यदि हम शक्तियों के विभाजन की बात करेंगे तो हमें संघ सूची, राज्य सूची और आप लोगों का समवर्त सूची यहां पर देखने को मिलेंगे। अब हम जब बात करेंगे, जब भारत शासन एक्ट
भारत शासन एक्ट आया था, और भारत शासन एक्ट 1935 में हमें यहाँ पर जो ये देखने को मिलेगा, यहीं पर सबसे पहले हमें शक्तियों के विभाजन की बात की गई, और इसी भारत शासन एक्ट में सबसे पहले हमें संघ सूची, राज्य सूची और हमें समवर्त सूची के बारे में जानकारी दी गई थी। जब यह भारत शासन एक्ट 1935 आया था, जब आप लोगों को याद होना, तब भी हमारे पास में केंद्र सूची, सॉरी यहाँ पर आप लोगों की संघ सूची, वहीं पर राज्य सूची और वहीं पर समवर्त सूची देखने को मिली थी। तो भारत शासन एक्ट 1935 के 1935 के तहत हमें संघ सूची पर 59 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिले थे, और यहीं पर राज्य सूची में 54 और 36 सब्जेक्ट हमें समवर्त सूची में यहां पर देखने को मिले थे। जब मूल संविधान की बात करेंगे, जब मूल संविधान की प्रक्रिया अपनाई गई, तब हमें यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए, संघ सूची पर 97 सब्जेक्ट हमें देखने को मिले थे, राज्य सूची में 66 और 47 हमें समवर्त सूची में सब्जेक्ट यहां पर देखने को मिले। और वहीं पर जब वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में हमें यहाँ पर संघ सूची में आप सभी को याद होना चाहिए 100 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट, और समवर्त सूची में आज वर्तमान में आप लोगों को याद होना चाहिएगा 52 सब्जेक्ट हमें देखने को मिले। तो आप लोगों से आपका एग्जामिनर यहाँ पर पूछ सकता है कि पहली बार भारत में हमें शक्तियों का विभाजन की जो प्रक्रिया कब लाई गई, तो हम लोग बोलेंगे जब सबसे पहले भारत शासन एक्ट 1935 के तहत लाई गई, और उसमें संघ सूची हुआ करती थी, उसमें 59, राज्य सूची में 54 और आपका समवर्त सूची में 36 हमें सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन सूचियों में प्रमुख प्रकार से आज वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में ये आपका 61 और समवर्त सूची में 52 सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहीं पर अब देखिएगा, उसने सवाल पूछा है कि समवर्त सूची के बारे में, ये आपका संबंधित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, मिलावट, दिवालियापन और दिवासा, श्रमिक संघ, ट्रेड और यूनियन, तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमें देखने को मिलता है। चलिएगा दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण देव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी या आपकी पुस्तक राज की विषय वस्तु से संबंधित है। तो कौन सी राज की विषय ये वस्तु से संबंधित है, ये कर्पूर मंजरी या मुक्त माल्यवाद, तोलकापियम या कादंबरी, कौन सी पुस्तक हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलेगा, और यही विजयनगर साम्राज्य में आप सभी जानेंगे कि सबसे पहला वंश हम लोगों को यहाँ पर संगम वंश देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा हम लोगों को यहाँ पर सालू वंश के बाद तीसरा महत्वपूर्ण जिसका नाम है तालु वंश, और तालु वंश के बाद चौथा हमें आप लोगों का या आपका अरावीडु वंश, कौन सा अरावीडु वंश हमें देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर हम लोग तालु वंश की बात करेंगे, तालु वंश में इसी विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक रहे जिनका नाम था श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय, और श्री कृष्ण देव राय के बारे में आप लोगों को सवाल पूछा है कि उनके राज की विषय वस्तु से संबंधित थे। तो ये हमें पुस्तक देखने को मिली जिसका नाम है आप लोगों का या का मुक्ता माल्यावाद हमें बुक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपसे पूछेगा कि यह कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो यह आपकी तेलुगु भाषा में, कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में इस बुक को लिखा गया था। और एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती, ये आपका, तो ये बुक कौन सी भाषा में देखने को मिली थी, तो हमें संस्कृत भाषा में यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा आप लोगों से कि कर्पूर मजरी जो है ये किसकी पुस्तक देखने को मिलेगी, तो यह राजशेखर की, कौन के दोस्तों,
राजशेखर की बुक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और एक हमें बुक देखने को मिलती है कादम्बरी। आप सभी जानते हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों? जवाब होगा बाणभट्ट साहब इसके लेखक हमें माने जाते हैं। और तोल्कापियम की क्या विशेषता है? तो ये आपको याद रखिएगा इस सवाल में कि ये जो तोल्कापियम बुक हमें देखने को मिलेगी, इसी तोल्कापियम बुक में हमें संपूर्ण तमिल व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहीं पर हम लोगों को तमिल व्याकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों को इसी बुक से यहाँ पर प्राप्त होती है। हम लोगों से सवाल पूछा था कृष्णदेवराय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक राज की विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये आपका मुक्त माल्यवाद हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि भारत में पहली बार उपयुक्त में कोई भी नहीं यानी नोटा कब लागू किया गया था? 2015, 2004, 2013 या 2010? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा भारत में नोटा सबसे पहले 2013 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा हमें देखने को मिलेगा प्रसिद्ध संगीतकार सिकुर नहीं, ये प्रसिद्ध संगीतकार संकुर है। कौन है दोस्तों? संकुर है ये, संकुर खान। संकुर खान निम्नलिखित में किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? संकुर खान, इसे इन्हें संकुर खान कर लीजिएगा। संकुर खान कौन से वाद्ययंत्र से यहाँ पर जुड़े हुए हैं? देखिएगा सितार से, सरोद से, सारंगी से या संतूर से। तो आप लोगों को ये बताना ये कौन से वाद्ययंत्र से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिएगा ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि ये सारंगी से जुड़े हुए हैं। सारंगी से जुड़े हुए हैं क्योंकि सारंगी से आप लोगों को याद रखना है संकुर खान। कौन दोस्तों याद करना है? संकुर खान। आपकी रेलवे की एग्जाम के लिए आपको याद करना है। वहीं पर पंडित राम नारायण। कौन दोस्तों? पंडित राम नारायण आप लोगों को याद करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रमेश मिश्रा। कौन दोस्तों? रमेश मिश्रा। और रमेश मिश्रा के साथ यहाँ पर गोपाल मिश्रा। कौन दोस्तों? गोपाल मिश्रा आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यहाँ पर आपके उस्ताद या आपके उस्ताद यहाँ पर आपके अजमल खान, उस्ताद अजमल खान साहब, ये सभी आप लोगों को याद रखना है। ये सभी सारंगी वाद्ययंत्र से यहाँ पर संबंधित होते हुए हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और संतूर से यहाँ पर शिव कुमार शर्मा। कौन दोस्तों? शिव कुमार शर्मा के बारे में आप लोग याद करिएगा। और वहीं पर दोस्तों तरुण भट्टाचार्य। कौन दोस्तों? तरुण भट्टाचार्य के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये दोनों फेमस व्यक्ति संतूर से हो जाएंगे। ये सभी व्यक्ति यहाँ पर सारंगी से हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सितार से आप लोगों को क्या क्या याद करना है? तो आप लोगों के पंडित रविशंकर जी का नाम याद करना है। पंडित रविशंकर जी यहाँ पर हम लोग पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में यहाँ पर मत पढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों का सारंगी से यहाँ पर संबंधित होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए? संकुर खान देख लिए, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, गोपाल मिश्रा, या आपके उस्ताद या आपके अजमल खान। एक और पढ़ लीजिएगा यहाँ पर बिंदु खान। कौन दोस्तों? बिंदु खान। एक सबसे अति महत्वपूर्ण दोस्तों जिनका नाम है बिंदु खान, इनके बारे में जरूर याद करिएगा। तो ये सभी हमें सारंगी से यहाँ पे संबंधित होते हुए देखने को मिलेंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? यानी प्रजनन दर का मतलब ये होगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हम लोगों को फर्टिलिटी रेट किस राज्य का यहाँ पर देखने को मिलेगा? केरल का, पंजाब का, महाराष्ट्र का या फिर बिहार का? किस राज्य का सर्वाधिक प्रजनन
दर हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और यदि हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में जो प्रजनन दर है, भारत में जो प्रजनन दर हमें देखने को मिलेगा वो टोटल 2.1 से लगाकर तो 2.7 तक का प्रजनन दर हमें देखने को मिलेगा। यानी एक युवक और एक युवती का जब विवाह किया जाएगा तो ये इसके अंतर्गत या तो 2 बच्चे दे वो उनके देखने को मिलेंगे या इससे ज्यादा 3 बच्चे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये होता है प्रजनन दर। ठीक है, तो अब हमें किस राज्य का सर्वाधिक प्रजनन दर देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा कि बिहार राज्य का। और बिहार राज्य का प्रजनन 3.4 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सर्वाधिक प्रजनन दर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों के धार्मिक जनसंख्या के बारे में कि 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक जनसंख्या क्या हुई, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा जब हम लोग बात करें केवल हिंदू जनसंख्या की टोटल की तो 79.80% ये आंकड़ा केवल लगभग में चलता है। फिर इसके बाद मुस्लिम की जनसंख्या आती है तो मुस्लिम की जनसंख्या हमें 14.20 यहाँ पर देखने को मिली। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर क्रिश्चियन की जनसंख्या देखने को मिलेगी और क्रिश्चियन की जनसंख्या 2.30 देखने को मिली। फिर यहाँ पर सिखिज्म यानी सिख धर्म की जनसंख्या देखने को मिली 1.72% हमें देखने को मिली। फिर इसके बाद बौद्धिज्म की संख्या देखने को मिली हमें 0.70% यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सभी आंकड़े आप लोगों को याद होना चाहिए, केवल ये आंकड़े यहाँ पर आप लोगों के परसेंटेज में और लगभग यहाँ पर लिखे गए हैं। और फिर इसी के साथ में यानी 2001 में जो जनगणना थी, अब वर्तमान में जब 2011 में जो हमें जनगणना में यहाँ पर जो हमें जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिली, तो इसमें धार्मिक जनसंख्या में कितने परसेंट की हुई? जब धार्मिक जनसंख्या देखेंगे तो धार्मिक जनसंख्या में कौन से धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी? तो पहले नंबर पर आप लोगों को याद रखना है कि हमें मुस्लिम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली, जो 24.6% जनसंख्या देखने को मिली। मतलब इतनी जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को यहाँ पर मिलती है। 2001 में इतनी थी तो जो 2011 में देखने को मिली तो इतने परसेंट से यहाँ पर जनसंख्या इनकी बढ़ गई। फिर इसके बाद में हिंदू की हमें देखने को मिली, हिंदू की हमें 16.8%। फिर इसके बाद में क्रिश्चियन की यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती हुई देखने को मिली 15.5% यहाँ पर 2011 की जनसंख्या में ये लोग बढ़े। तो ये हमारी धार्मिक जनसंख्या के बारे में ये आप लोगों को याद करना है। यहीं पर धार्मिक जनसंख्या में 2001 की जनसंख्या 2001 में जनसंख्या कितनी थी तो 2011 में कितनी हो गई और कितने परसेंटेज की यहाँ पर वृद्धि हुई? तो इतने परसेंटेज की यानी मुस्लिम की जनसंख्या में 24.6%, हिंदू की जनसंख्या में 16.8% और क्रिश्चियन की जनसंख्या में 15.5% की वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हम लोगों से केवल भारत का सर्वाधिक राज्य का किस राज्य में फर्टिलिटी रेट या आप लोगों का प्रजनन दर हमें जो हम लोगों से सवाल पूछा था, फिर जवाब होगा बिहार। बिहार का सर्वाधिक प्रजनन दर हमें देखने को मिलेगा और वो भी 3.4% यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न हमें जो देखने को मिलेगा, सिक्किम के त्योहारों को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। बारही, मिजोंग, लोसर, इंद्र जात्रा या फिर साकेवा। तो सिक्किम के त्योहारों को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है, तो ये साकेवा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा 4 होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा हमें देखने को मिलेगा कि वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। यानी देखिए हमें ये आप लोगों के जब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल हमें 2500 BC से लगाकर
तो हमें 1750 BC तक देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है आप लोगों की वैदिक सभ्यता। और जब हम लोग भारत में वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो इसका समयकाल हमें आपके 1500 BC से लगाकर तो हमें 600 BC के लगभग में देखने को मिलेगा। और वैदिक सभ्यता को भी हम लोग यहाँ पर दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक हमारा ऋग वैदिक काल होगा और ऋग वैदिक काल के बाद एक आप लोगों का उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा हम लोगों से सवाल क्या पूछा है कि कौन सी मूल्यवान वस्तु समझी जाती थी, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को। तो हमें गाय यहाँ पर मूल्यवान वस्तु समझी जाती थी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि गाय को ही यहाँ पर सोमरस की भांति बताया गया है। सोमरस की भांति यहाँ पर बताया गया, यानी सोमरस का मतलब होता है या आपका अमृत के भांति गाय को यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें जो देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह या आपके स्त्री के हरण से संबंधित था, यानी स्त्री के हरण से संबंधित कौन सा विवाह हमें आपके वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, चार ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, या आपका असुर विवाह, राक्षस विवाह, या पेशा विवाह, या गंधर्व विवाह। तो कौन सा विवाह हमें स्त्री के हरण से संबंधित है, यानी जब लड़की का विवाह किया जाता था तो उसका हरण कर लिया जाता था, हरण करके लड़की का विवाह यहाँ पर किया जाता था। तो हमें वैदिक सभ्यता में प्रमुख रूप से आप लोगों को याद होना चाहिएगा 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। 8 प्रकार के विवाह हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जिसमें हमें सबसे पहले विवाह आप लोगों का ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह देखने को मिलेगा, आपका ब्रह्म विवाह देखने को मिलेगा, जिसमें एक वर्ण में विवाह किया जाता था। एक वर्ण में विवाह किया जाता था, यानी जो युवक और जो युवती होती थी वो कुल मिलाकर एक वर्ण के होते थे। उस एक वर्ण में जो विवाह किया जाता था उसे यहाँ पर ब्रह्म विवाह कहा गया। ब्रह्म विवाह के बाद हमें यहाँ पर गंधर्व विवाह, कौन सा विवाह, हमें गंधर्व विवाह देखने को मिलेगा। और गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह होता था। कौन सा विवाह, प्रेम विवाह, यानी युवक और युवतियों के द्वारा पहले से ही प्रेम किया जाता था, उसे हम लोग प्रेम विवाह यहाँ पर बोलते थे। इसके बाद यहाँ पर देव विवाह, कौन सा विवाह, देव विवाह यहाँ पर किया जाता था। तो ये देव विवाह कैसी प्रक्रिया होती थी कि जो एक घर की जो बेटी होती थी, बेटी को मंदिर की जो पुजारी, जो पंडित होता था, उसके साथ उसकी शादियां यहाँ पर कर दी जाती थी। यानी मंदिर के जो पंडित पुजारी होते थे, पंडित और जो हमें पुजारी देखने को मिले थे, उनके साथ यहाँ पर इनका विवाह कर दिया जाता था। फिर इसके बाद में आर्ष विवाह, कौन सा विवाह, आर्ष विवाह किया जाता था। तो इसमें एक जोड़ी यहाँ पर गऊ का जोड़ा देकर आपस में विवाह किया जाता था। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रजापत्य विवाह, कौन सा विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह वो विवाह जहाँ यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि यह बिना दहेज का विवाह था। बिना दहेज का विवाह हमें देखने को मिलेगा, यानी किसी के द्वारा प्रजापति विवाह किया जाएगा तो यह बिगर किसी दहेज के यहाँ पर प्रक्रिया कर विवाह कर दिया जाता था। फिर इसके बाद में हम 5 प्रकार के विवाह देखने को मिलेंगे। हमें एक प्रकार का असुर विवाह, कौन सा विवाह, असुर विवाह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये असुर विवाह हमें देखने को मिलेगा। फिर एक आप लोगों का राक्षस विवाह, कौन सा विवाह, राक्षस विवाह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आप लोगों का पेशाच विवाह, कौन सा विवाह, पेशाच विवाह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमें 3 प्रकार के और भी विवाह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो आप लोगों का राक्षस विवाह, ये पेशाच विवाह जो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब लड़की होती थी, लड़की जब होश में नहीं होती थी, तब उसका क्या कर दिया जाता था, यहाँ पर विवाह कर दिया जाता था। और यहाँ पर जो आप लोगों का राक्षस विवाह हमें देखने को मिलेगा, ये आपकी स्त्री के हरण से संबंधित है, यानी स्त्री का यहाँ पर
हरण कर लिया जाता था? कौन से आप लोगों से सवाल पूछा है कौन से विवाह में स्त्री का हरण कर लिया जाता था? तो आपके राक्षस विवाह में स्त्री का हरण यहाँ पर कर लिया जाता था। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विवाह। और एक प्रकार का हम लोगों को यहाँ पर असुर विवाह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पैसे के बदले में यानी धन के बदले में विवाह, धन के बदले में यहाँ पर धन के बदले में जो विवाह किया जाता था उस विवाह को हम लोगों ने यहाँ पे असुर विवाह कहा। तो हमें वैदिक सभ्यता में कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी मिलती है। 8 प्रकार का विवाह आप लोगों का ब्रह्म विवाह, जहां पर एक वर्ण में जब यहाँ पर विवाह किया जाता था। गंधर्व विवाह, जहां पर एक मतलब प्रेम विवाह हम लोग इसे जो यहाँ पर बोलेंगे। देव विवाह, हमें जो मंदिर का जो पंडित और जो पुजारी होता था जिसे हम लोग पंडा बोलते थे उसके साथ विवाह किया जाता था। आर्ष विवाह, एक जोड़ी गऊ के साथ में। या प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह होता था। या आपका असुर विवाह, धन के बदले में ये जो लड़की का विवाह किया जाता था। राक्षस विवाह आपका हरण प्रक्रिया के माध्यम से। और पेशाच विवाह, यहाँ पर ये लड़की जब होश में नहीं होती थी तब उसका विवाह कर दिया जाता था। तो हमें वैदिक सभ्यता में ऐसी प्रकार के 8 विवाह के बारे में हम सभी को जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिएगा, भारत में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? 17वां, 15वां, 18वां या फिर 11वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत ने 18वां स्थान यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक में प्राप्त किया है, जिसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। भारत ने यहाँ पर 9 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं और भारत ने 13 यहाँ पर आपके ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर प्राप्त किए हैं। यानी कुल मिलाकर भारत ने पैरा ओलंपिक में 29 पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिएगा, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथी दक्षिण याका एशियाई जूनियर याका एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? तो यहाँ पर कौन रहा है दोस्तों? यहाँ पर भारत पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? या आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यह पंजाब ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी, यहाँ पर हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी हाल ही में यह पंजाब राज्य ने जीता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने लूसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन में सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 89.49 के साथ नीरज चोपड़ा साहब सेकंड स्थान पर यहाँ पर रहे हैं। यानी दूसरे पायदान उन्होंने प्राप्त किया है। और नीरज चोपड़ा ने, आप सभी जानेंगे, अभी पेरिस ओलंपिक में आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर भी उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। फाइनल में तो उन्होंने भाला 89.45 ये मीटर के साथ उन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और वहीं पर जब नीरज चोपड़ा साहब ने टोक्यो ओलंपिक खेला था, तो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो उन्होंने 87.85 मीटर यहाँ पर भाला फेंका था। इसके साथ में अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ था जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है पाकिस्तान खिलाड़ी ने, और जो उन्होंने यहाँ पर 92.97 मीटर भाला फेंक कर यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा सेकंड, यानी दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा साहब ने यहाँ पर लूसाने लीग में यहाँ पर प्राप्त किया है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने क्या देखने को मिलेगा,
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा उत्सव मनाता है? तो कौन से यूटी में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? दादर और नगर हवेली में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में या लद्दाख में? तो आप लोगों को याद होना चाहिए दादर और नगर हवेली में यह तारपा फेस्टिवल यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, मतलब यहाँ पर उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। जब हम लोग बात करेंगे आपके आप लोगों के दो प्रमुख, फिर आपके अंडमान और निकोबार पर, तो यहाँ पर हमें समुद्र तट उत्सव, एक आप लोगों का समुद्र तट हमें उत्सव यहाँ पर अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ये समुद्र तट आप लोग याद करिएगा। समुद्र तट के बाद एक मानसून उत्सव, कौन सा उत्सव? एक मानसून उत्सव, समुद्र तट उत्सव और एक प्रकार का मानसून उत्सव, ये दोनों आपके अंडमान निकोबार में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से इस नृत्य में उनके योगदान के लिए यहाँ पर पुरस्कृत किया गया? सत्रिया नृत्य, पंथी छऊ या फिर मोहिनी अट्टम के लिए नहीं दिया गया? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी को, यानी गोपाल प्रसाद दुबे, गोपाल प्रसाद दुबे, और गोपाल प्रसाद दुबे को आप लोगों को याद करना चाहिए। इन्हें पद्मश्री जो दिया गया था, जो पद्मश्री यहाँ पर दिया गया था आपके छऊ नृत्य के लिए। कौन से नृत्य के लिए? छऊ नृत्य के लिए। और सभी जानेंगे कि वर्तमान में जो छऊ नृत्य है हमारा नोवा क्लासिकल डांस बना है, नोवा शास्त्रीय नृत्य का हमने इसे दर्जा दिया है। और वहीं पर एक आप लोगों का गुसाड़ी जो आप लोगों का नृत्य है, हमें प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश का देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जो इसको पुनः जन्म के लिए जो पद्मश्री मिला था 2021 में, वो कनक राज को मिला था। कौन को मिला था? कनक राज को यहाँ पर मिला था। और आपका मध्य प्रदेश का एक राय नृत्य है, उसी राय नृत्य के लिए आप लोगों को याद रखना है कि राम सहाय पांडे जी को 2022 में भी क्या मिला था? इन्हें भी पद्म श्री से यहाँ पर नवाजा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल, यानी गोपाल प्रसाद जो दुबे हैं, ये छऊ नृत्य से संबंधित व्यक्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो बिरहोर नृत्य एक का हमें यहाँ आपका आदिवासी नृत्य देखने को मिलेगा कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर झारखंड। तो हमें झारखंड का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है कि 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार राज्य 57.6% की महिला साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता महिलाओं वाला राज्य है। यानी एक रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में सबसे कम शिक्षित महिलाओं का जो रेट है वो हमें 57.6% देखने को मिला। तो ये भारत के किस राज्य की हैं? ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शन दे के रखा है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, कौन से राज्य की यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? सर्वाधिक हमें महिलाओं की साक्षरता सबसे कम यहाँ पर होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी है आपके पास में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। आप सभी को इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि राजस्थान में ये हमें सबसे कम महिलाओं की साक्षरता यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए राजस्थान के साथ क्या समस्या है यहाँ पर? राजस्थान में जो पुरुषों की जनसंख्या है, पुरुषों व जो महिलाओं की जो साक्षरता देखने को मिलेगी, इसकी साक्षरता का अंतर हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर राजस्थान में ही देखने को हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में 2011 की जनसंख्या में, तो टोटल यदि हम लोग साक्षरता की बात करेंगे
तो हमें 74.04% यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जब हम बात करेंगे कि पुरुषों, यहाँ पर पुरुषों व महिलाओं की साक्षरता में अंतर कितना होगा, महिलाओं की साक्षरता में कितना अंतर होगा, तो केवल 16.68% का अंतर हमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 2000, ये आपकी साक्षरता है 2001 की जो जनगणना थी, और 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत साक्षरता में वृद्धि देखने को मिली, तो 1.64% की हमें साक्षरता में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। दो और भी की पॉइंट है, ये भी आप लोगों को इसके साथ में याद कर लेने हैं कि आपके भारत में जीरो से लगाकर 6 वर्ष तक के यानी बालक बच्चों का हमें टोटल जनसंख्या में कि ये कितने परसेंट योगदान है, तो यहाँ पर 13% है। और 10 से फिर आपके 19 साल तक के बच्चों का टोटल जनसंख्या में कितने परसेंट योगदान है, तो लगभग 20% योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिला था। हम लोगों से एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार 57.6% की महिलाओं की सर्वाधिक कम साक्षरता राजस्थान की यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रत्येक वर्ष सांकेतिक भाषा दिवस सेलिब्रेट हम लोग कब करते हैं, तो 23 सितंबर के दिन हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, चलिएगा ये हम लोगों को जो सवाल दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए था, क्योंकि बाकी सबको क्या हुआ था, यहाँ पर चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर रुक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिएगा आपका एडीबी, यानी आपके एडीबी का मतलब होता है या आपके एशियन विकास बैंक, या आपके एशियन विकास जो बैंक है, विकास बैंक हमें देखने को मिलेगी। और हम लोगों से सवाल पूछा है कि इसने आर्थिक दर वृद्धि 2024-25 में कितनी बताई है, भारत की आर्थिक वृद्धि 7.0 से 7.2%, 6.8 से 7%, 7.1 या 7.2 तक। तो ये ऑप्शन, ये दोनों ही सही देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर एक की ओर रुख करेंगे, 7 से 7.2 पे हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और वहीं पर 2024 में यदि हम लोग बात करेंगे, यानी हमारी आरबीआई ने क्या प्रेडिक्ट किया था, हमारी जीडीपी की विकास दर तो 7.2% के साथ किया था। इसके बाद एक मुंडीज की रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी, तो मुंडीज की रिपोर्ट के अनुसार भी हमें भारत की आर्थिक वृद्धि 7 पॉइंट वृद्धि देखने को मिलेगी। और आईएमएफ के अनुसार यही विकास दर हमें 6.8% यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी यानी ए को माने, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी हमने बिल्कुल कॉमन लिख दिए, तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपकी बैंक हमें कहां पर देखने को मिलेगी, तो हमें आपकी ये फिलीपींस में कहां पर देखने को मिलेगी, आपके फिलीपींस हमें देखने को मिलेंगी। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है, फिलीपींस की कैपिटल हम लोगों को मनीला यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मनीला में आप सभी जानेंगे कि मनीला में ही विश्व चावल अनुसंधान है, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, विश्व चावल या आपका अनुसंधान जो केंद्र होगा वो हमें मनीला में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भारत की विकास दर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से मापदंड के द्वारा हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्र आय या सकल राष्ट्र उत्पादन। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी
हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भूपट्टी क्रस्ट और या आपका आच्छादन मेटल को पृथक करता है, यानी क्रस्ट और मेटल को आपस में कौन अलग करता है, हम लोगों से ये आप लोगों से सवाल यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो हमें आप सभी जानेंगे हमें 3 परतें देखने को मिलेगी, एक तो क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आपकी एक मेंटल, क्रस्ट मेंटल, और एक कोर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 3 परतें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और हम लोगों से पूछा है कि भूपट्टी यानी क्रस्ट और आपके मेटल को कौन आपस में ये आपका पृथक करता है, मोहे, मोहे के बाद में समताप मंडल, स्थल मंडल या दुर्बलता मंडल, तो कौन करता है, मोहे यहाँ पर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ तक तो आप लोगों का हम लोगों को ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आप लोगों का क्रस्ट आप मान लीजिएगा, ये हमें आपका क्रस्ट देखने को मिलेगा, आपका क्रस्ट। यहाँ तक हम लोगों के आप लोगों का मेंटल देखने को मिलेगा, मेंटल परत, और मेंटल के बाद ये पूरी हमें क्या देखने को मिलेगी, तो कोर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो ये क्रस्ट मेटल कोर हो गई। अब लेकिन ये याद होना चाहिएगा कि ये जो क्रस्ट होगी इसके जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये आप देख सकते हैं, ये वाला, यानी ये जो क्रस्ट है इनके बीच का जो क्षेत्र मिलेगा ये हमें कोनराड, इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनराड यहाँ पर नाम बोलते हैं। तो आपकी या आपके ऊपरी क्रस्ट और आपकी निचली परत के ये जो बीच का क्षेत्र देखने को मिलेगा इसे हम लोग कोनराड बोल देंगे। यहाँ पर भी जो आपकी क्रस्ट और आपके मेटल के ये जो बीच का क्षेत्र है इसे हम लोग यहाँ पर मोहे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोहे यहाँ पर बोलते हैं। और जो यहाँ पर आपके मेटल के बीच वाला हिस्सा देखने को मिलेगा इसे हम लोग रेपेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेपेटी हम लोग बोलते हैं। और आपकी मेटल और कोर के बीच का ये जो क्षेत्र होगा इसे हम लोग गुटेनबर्ग, क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग यहाँ पर बोलते हैं। और आपके ये जो कोर वाला हिस्सा देखने को मिलेगा इसके बीच वाला जो क्षेत्र होगा इसे हम लोग लेहमट, क्या बोलते हैं दोस्तों, लेहमट हम लोग यहाँ पर नाम बोलते हैं। तो देखिएगा ये हमें 3 परतें देखने को मिलेगी, क्रस्ट, मेटल और कोर। तो क्रस्ट और मेटल के बीच वाला क्षेत्र मोहे हो गया, और आपके और फिर आप लोगों का मेटल और यहाँ पर आपके क्रस्ट और मेटल के बीच का क्षेत्र मोहे, और आपके मेंटल और कोर के बीच वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या हो गया, ये गुटेनबर्ग हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके बीच का भी क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, मैंने वो भी आप लोगों को लिखा दिया है। ऑप्शन नंबर ए मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि महंगाई के प्रमुख कारण ये हो सकते हैं। तो भारत में महंगाई या विश्व में महंगाई के कारण क्या हो सकते हैं, जब विश्व महंगाई कब होगी, जब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, जब मांग ज्यादा होगी। और मांग कब ज्यादा होगी, जब लोगों के पास पैसे होंगे, जब लोगों के पास में ज्यादा हमें पैसे देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पैसों में या आपूर्ति में हमें वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। मान लीजिएगा यदि कोई जो प्रकार की हमारे पास वाणिज्य बैंक है, और अगर इसी वाणिज्य बैंक का जो लोन की दर थी वो 6.5 थी, मान लीजिएगा 6.5 की तरह से एक वाणिज्य बैंक ने लोन दिया, और यही बैंक ने अपनी लोन दर को केवल 4.5 की दर पर यहाँ पर कर दिया, तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि लोगों के द्वारा ज्यादा लोन लिया जाएगा। और लोगों के द्वारा यदि किसी प्रकार की वाणिज्य बैंक से ज्यादा लोन लिया गया तो क्या होगा, लोगों के पास में ज्यादा धनराशि होगी, लोगों के पास में ज्यादा मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा,
और ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी चीजों को लेकर, तब हमें यहाँ पर महंगाई देखने को मिलेगी। यानी पैसों की या आपकी आपूर्ति में वृद्धि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लोगों के पास में ज्यादा पैसा या आपका पूंजी या आ जाता है तो हम लोगों को या आपकी हमें मुद्रास्फीति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, या आपके गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ ये दर्जा ये आपका पुरस्कार जीता। तो 2022 में आपको याद रखना है कि हमने यूपी ने जीती है। 2023 में किसने जीती है, 2023 में आपके उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पर जीती है। और 2024 में उड़ीसा, 2024 में कौन ने जीती दोस्तों, उड़ीसा ने यहाँ पर जीती है। इन सब के बारे में याद करिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, और हर बार की तरह आपके होमवर्क में ये सवाल हम लोग छोड़ जाते हैं। आप सभी को इस सवाल का कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है। ये भारत के इनमें से किस वायसराय ने ये निर्वाचित या आपका स्थानीय निकायों के ये सृजन की पहल की थी। और 4 ऑप्शन आप लोगों को देके रखे। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।